प्यारे विद्यार्थियों, मैं गौरव कार्की आप सभी का राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इससे पूर्व भाग में हम लोगों ने सोवियत प्रणाली और सोवियत प्रणाली की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। विद्यार्थियों, आज हम इस भाग 2 में सोवियत संघ का विघटन किस तरीके से हुआ और सोवियत संघ के विघटन के मुख्यतः क्या कारण थे, इसको जानने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, सन 1970 के अंतिम दशक से सोवियत अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने, कम्युनिस्ट पार्टी की कमजोर होती पकड़, सोवियत संघ के अनेक राज्यों में आर्थिक राजनीतिक सुधार की मांग और लोकतांत्रिकरण की मांग के कारण सोवियत संघ के विघटन की शुरुआत हुई। विद्यार्थियों, 1970 के दशक के अंतिम पड़ाव में हम कह सकते हैं कि सोवियत अर्थव्यवस्था पश्चिमी अर्थव्यवस्था की तुलना में धीरे धीरे कमजोर होने लगी। वह उस गति से आगे नहीं बढ़ पाई जिस गति से पश्चिम के राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे। और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, आप लोगों को बताया गया इससे पूर्व कि सोवियत संघ के अंतर्गत एक दलीय व्यवस्था थी और कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था पूरे सोवियत संघ पर और वही सर्वे सर्वा थी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर धीरे धीरे बहुत सी कमजोरियां उभर कर सामने आने लगी। अब यह पार्टी उस तरीके से लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं रही जो जिस तरीके से यह पूर्व में थी। धीरे धीरे जो शासक वर्ग था, हम कहें कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो बड़े पदों पर जो लोग थे, वे लोग विशेषाधिकारियों का प्रयोग करने लगे, वो विशेष सुविधाएं लेने लगे, और जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो नेतृत्व क्षमता हुआ करती थी, वह नेतृत्व क्षमता कमजोर नजर आने लगी। और हम कह सकते हैं कि इस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी का जिस तरीके से दबदबा पूरे सोवियत संघ के राज्यों के अंतर्गत रहता था, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। और इसके साथ साथ सोवियत संघ के जो संघ से जुड़े हुए जो राज्य थे, वहां पर पश्चिमी देशों से पिछड़ने के कारण, या हम कहें कि पश्चिमी देशों के संपर्क में आने के कारण, जब उन लोगों को यह बात पता चली कि पश्चिमी देश किस तरीके से तरक्की कर रहे हैं, किस तरीके से पश्चिमी देशों से हम पिछड़ चुके हैं, किस तरीके से पश्चिमी राष्ट्रों में लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की और किस तरीके का खुलापन वहाँ के समाज में है, जब ये इस बात की जानकारी इनको होने लगी, तो इनके द्वारा निरंतर राजनीतिक सुधारों की और लोकतांत्रिकरण की मांग सोवियत संघ के अंतर्गत की जाने लगी। और इसी बीच हम कह सकते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रवाद और संप्रभुता का भी जो है उभार आया, और जो सोवियत संघ से जुड़े हुए जो राज्य थे, उनके द्वारा सोवियत संघ से अलग होने की मांग होने लगी। सन 1950 में जब मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, मिखाइल गोर्बाचेव पूर्व के जो हम कहें कि सोवियत राष्ट्रपतियों की तुलना में एक उदारवादी व्यक्तित्व के थे, और इनके काल में इनके द्वारा जो सोवियत संघ में जो विभिन्न सुधारों की बात की गई, इनके द्वारा राजनीतिक और आर्थिक रूप से सोवियत ढांचे में परिवर्तन करने की बात कही गई। और इसी दौर में लोगों को जो एक आप कह सकते हैं कि जो एक तरीके का बंद समाज सोवियत संघ में हुआ करता था, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी, तो मिखाइल गोर्बाचेव के कार्यकाल में लोगों को यह छूट मिलने लगी। तो इसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिला कि हम कह सकते हैं कि जो सोवियत संघ से जुड़े हुए जो राष्ट्र थे, चाहे वो लिथुआनिया हो, लताविया हो, और जो अन्य राज्य थे, हम कहें कि बाल्टिक गणराज्य एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, इन राज्यों में धीरे धीरे अलग होने की मांग उठने लगी। राजनीतिक सुधारों के लिए जो है आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हुआ, और सन 1988 में लिथुआनिया से इसकी शुरुआत हुई, और 1990 में लिथुआनिया सोवियत संघ से अलग होकर आज़ाद हो गया। तो इसके साथ ही आंदोलन हम कह सकते हैं कि अन्य राज्यों में भी फैल गया, और इसका परिणाम रहा कि सन 1991 में सोवियत संघ के विघटन की घोषणा हुई और सोवियत संघ या सोवियत यूनियन जो है टूट गया।
तो विद्यार्थियों, इस तरीके से हम यह समझ सकते हैं कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ वो सन 1991 में हुआ। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के पीछे मुख्यतः क्या कारण थे, ऐसे कौन से कारण रहे कि सोवियत संघ टूट गया और बिखर गया। तो इसके कोई एक कारण इसके पीछे नहीं था, इसके पीछे बहुत से कॉजेस थे कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो इन कारणों को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम जो पहला कारण था कि सोवियत अर्थव्यवस्था का कमजोर होना। विद्यार्थियों, 1970 के दौर से ही, अंतिम दशक से ही हम कह सकते हैं, 1970-1980 के प्रारंभिक दशक में जो सोवियत अर्थव्यवस्था थी वह पश्चिमी देशों की तुलना में, यह जो अर्थव्यवस्था थी अब पिछड़ने लग गई थी। यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि जो उत्पादन होता था वह जो हम कह सकते हैं कि गुणवत्ता की दृष्टि से जो पश्चिमी राष्ट्र थे, पूंजीवादी राष्ट्र जो थे, उसकी तुलना में इसकी गुणवत्ता बहुत कमजोर थी। इसके कारण इनका व्यापार भी प्रभावित हुआ और कहीं न कहीं आंतरिक रूप से अर्थव्यवस्था के कमजोर होने के कारण अब धीरे धीरे जो सोवियत संघ से जुड़े हुए जो राष्ट्र थे, जब उनको इस बात का ज्ञान हुआ कि पश्चिमी राष्ट्र किस तरीके से निरंतर तरक्की करते आ रहे हैं, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आर्थिक कमजोरी के कारण जो सोवियत संघ के जो राष्ट्र थे वहां पर अलग होने की मांग उठने लगी। उनका मानना था कि हम सोवियत संघ से अलग होकर बहुत तेजी के साथ तरक्की कर सकते हैं, बहुत तेजी के साथ हम अपने देश को अलग करके विकास कर सकते हैं। हमें जो यहाँ पर जो सोवियत प्रणाली है उसको परिवर्तित करके हमें लोकतांत्रिक रूप से आगे बढ़ना होगा। हमें लोकतंत्र और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण हम कह सकते हैं सोवियत अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर होने के कारण सोवियत संघ के विघटन का एक मुख्य कॉज बनी। अगली जो मुख्य कारण था वह था पश्चिमी राष्ट्रों के साथ हथियारों की होड़। जैसे कि हम शीत युद्ध के दौर में पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध का जो दौर था उसमें दोनों ही महाशक्तियों के बीच में निरंतर हथियारों की दौड़ चली रही और दोनों ही महाशक्तियों के द्वारा हथियारों के निर्माणों पर अत्यधिक व्यय किया गया। जो नए हथियारों के अनुसंधान और उनके निर्माण पर अत्यधिक व्यय किया गया, क्योंकि दोनों ही महाशक्तियां यह चाहती थी कि मेरे पास जो है श्रेष्ठ हथियार हो, मेरे पास जो है श्रेष्ठ ऐसे उपकरण रहे, ऐसे हथियार रहे कि मैं अपना प्रभुत्व पूरे विश्व पर स्थापित कर सकूं। तो इस दौड़ के कारण जो सोवियत संघ का जो अधिकांश धन था वह इन हथियारों के निर्माण पर, उसके अनुसंधान पर व्यय होने लगा। इसके कारण जो सोवियत प्रणाली के अंतर्गत आपने देखा कि जब प्रारंभ में बहुत रियायती दरों पर लोगों को उनकी न्यूनतम जीवन की जो आवश्यकताएं थी उन न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा किया जाता था, लोक कल्याण के कार्य यहाँ पर किए जाते थे। लेकिन हथियारों पर अत्यधिक व्यय होने के कारण और सोवियत संघ के द्वारा आप लोगों ने देखा कि अफगानिस्तान और जो पूर्वी यूरोप के देशों में हस्तक्षेप किए जाने के कारण इस क्षेत्र में बहुत अधिक व्यय होने लगा, पैसा बहुत अधिक खर्च होने लगा। तो इसके कारण जो सोवियत संघ के लोगों के जो कल्याणकारी कार्य थे वो प्रभावित होने लगे, उसमें कमी आने लगी। तो इस दौड़ के कारण, हथियारों की दौड़ के कारण जो सोवियत अर्थव्यवस्था थी वो प्रभावित हुई और इस पर अत्यधिक व्यय होने के कारण लोक कल्याण के कार्यों की अवहेलना हुई, जो सोवियत संघ के विघटन का एक मुख्य कारण बना। अगली जो महत्वपूर्ण चीज थी कि कम्युनिस्ट पार्टी में जवाबदेही का अभाव। विद्यार्थियों, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत संघ में एक दलीय व्यवस्था थी और कम्युनिस्ट पार्टी का पूरे देश पर प्रभुत्व था। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो हम कहें कि कार्य प्रणाली और उसकी जो पार्टी के जो अधिकारी थे और जो बड़े जो पदों पर जो लोग थे वहां पर निरंतर जो है भ्रष्टाचार पनपने लगा और यह पार्टी अब उस तरीके से जवाबदेह नहीं रही, लोगों के प्रति जो है जवाब
जवाबदेह नहीं रही जिस तरीके से पूर्व में थी। और इस पार्टी में एक और जो है भ्रष्टाचार पनप रहा था, दूसरी ओर इन लोगों की सुविधाओं में निरंतर वृद्धि होते जा रही थी, विशेषाधिकार इनको प्राप्त थे। इसके कारण लोगों और इस पार्टी के जो सदस्य थे उनके बीच जो खाई थी वो निरंतर जो है बढ़ने लगी, जिससे इनका जनाधार निरंतर जो है खिसकने लगा, कम होने लगा। और जो भविष्य में एक हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन का कारण बना, कि पार्टी की जवाबदेही न होना, पार्टी का लोगों के हित में काम न करना और वहां पर बढ़ता भ्रष्टाचार, वहां पर लोगों के जो नेताओं के बढ़ते विशेषाधिकार, इसने कहीं न कहीं इस पार्टी के प्रति लोगों की छवि जो है लोगों के मन में एक गलत छवि बनाने का काम किया, जो बाद में इसके विघटन का कारण बना। अगला, प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से अक्षमता। प्रशासनिक और राजनीतिक क्षमता के अंतर्गत जहां हम यह पढ़ चुके हैं कि राजनीतिक रूप से जो पार्टी थी वह लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं रही, वहीं दूसरी ओर यह देखने को मिला कि जो प्रशासन था वो गतिरुद्ध रहा, उसके द्वारा जो लोक कल्याण के कार्यों में किसी तरीके की रुचि नहीं ली जा रही थी। यहाँ पर जो प्रशासनिक पदों पर व्यापक रूप से भ्रष्टाचार देखने को मिलता था। ये जो लोग थे प्रशासन में बैठे हुए लोग अब अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता को दर्शाते थे या दिखाते थे कि जो है कि अब इस व्यवस्था में परिवर्तन लाना कहीं न कहीं बहुत कठिन है। इसके कारण जो लोगों की इस पर जो सोवियत प्रणाली पर हम कह सकते हैं कि जो इसका प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचा था उस पर अब जो है अविश्वास पैदा होने लगा। लोगों को ये लगने लगा कि अब हमें इससे स्वतंत्र होना होगा या हमें इस जो व्यवस्था है इसमें परिवर्तन लाना होगा। लेकिन यह परिवर्तन भी इतना तेजी से नहीं हुआ। इस जो हम कह सकते हैं कि जो खुलापन सोवियत संघ के लोग चाहते थे, जो परिवर्तन पश्चिमी देशों की तरह अपने संघ में भी, अपने देश में भी परिवर्तन लाना चाहते थे, वह परिवर्तन बहुत, उसकी जो गति थी वो बहुत धीमी थी। इसके कारण लोगों में एक अविश्वास का माहौल जन्म लेने लगा, जो अंत में सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। अगली चीज जो महत्वपूर्ण है कि योग्य नेतृत्व का अभाव। विद्यार्थियों, जिस तरीके से सोवियत संघ के निर्माण के समय लेनिन, स्टालिन जैसे योग्य नेतृत्व करने वाले लोग थे, धीरे धीरे अब इस तरीके के लोग जो है इन ऐसे नेताओं को सोवियत संघ की कमान नहीं मिल पा रही थी। कहीं न कहीं जो जिन लोगों को भी सोवियत संघ की कमान दी गई, उनको राष्ट्रपति बनाया गया, वह इस तरीके के सशक्त नेतृत्व वाले लोग नहीं थे। योग्य नेतृत्व का अभाव अब धीरे धीरे जो बाद के जो नेता हुए सोवियत संघ के, वो हम कह सकते हैं कि इतने योग्य नहीं थे जितने पूर्व के इनके नेता योग्य हुआ करते थे। जितनी जो है कार्य करने की क्षमता और जितना उनके अंदर जो है हम कह सकते हैं कि जो जुझारूपन उनमें हुआ करता था और लोगों के हित की बात जो किया करते थे और बहुत सख्ती से अपने निर्णयों को लागू करने का काम करते थे। लेकिन जो बाद में जो नेतृत्व संभाला जिन लोगों ने, वह इतने जो है सशक्त नेतृत्व के नहीं थे, उनमें योग्य नेतृत्व का अभाव था, जिसके कारण वो सोवियत संघ के राज्यों को संघ में बनाए रखने में असफल रहे और जो सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। अगली चीज की राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार। विद्यार्थियों, सोवियत राष्ट्रों का जब पश्चिमी देशों के साथ संपर्क हुआ सन 1950 में, मिखाइल गोर्बाचेव जब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, तो उनके आने के बाद जो थोड़ी बहुत राजनीतिक और रूप से जो ढिलाई हुई, लोगों को अपने विचारों को आदान प्रदान करने का मौका दिया गया, तो इसका परिणाम यह रहा कि इन देशों ने पश्चिमी देशों के संपर्क में ये राष्ट्र आए और इनको ज्ञान हुआ कि हम अभी भी बहुत जो है पश्चिमी राष्ट्रों से पिछड़े हुए हैं। अभी भी हमारे देश में हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ के अंतर्गत जो पिछड़ापन है बहुत अधिक है और यहाँ पर ना तो लोगों को जो है अपनी बात को कहने का, अपने जो है जो राजनीतिक दल कम्युनिस्ट पार्टी है उसका विरोध करने का हक है,
और ना ही यहाँ पर जो है लोगों को अपने तरीके से अपना जीवन यापन करने का जो है यहाँ पर हक प्राप्त है। तो इसके कारण जब पश्चिमी देशों की तरक्की और उसका ज्ञान इन लोगों को हुआ, तो यहाँ पर भी जो है जो राष्ट्रवादी भावनाएं पूर्व में दबी हुई थी और वो जो है उभर नहीं पा रही थी, तो जो हम कह सकते हैं कि उदारवादी नेतृत्व का सोवियत संघ की सत्ता में आने के कारण इन राष्ट्रवादी भावनाओं को बल मिला और धीरे धीरे इन राष्ट्रों के द्वारा अपने गणराज्यों को अलग करने की इच्छा जताई गई, और जिसका परिणाम रहा कि राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा के उभार के कारण रूस और बाल्टिक गणराज्य और यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे जो ये राज्य से जुड़े हुए थे, वहां पर जो राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ और इन राज्यों के द्वारा हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ से अलग होने की मांग की गई। और यह एक जो है बड़ा तात्कालिक कारण था कि राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की जो मांग उभर कर सामने आई, उसने सोवियत संघ के विघटन में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगली जो महत्वपूर्ण चीज है विद्यार्थियों, वो है मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां। मिखाइल गोर्बाचेव सन 1950 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। इनके द्वारा यह एक हम कह सकते हैं कि पूर्व के जो नेता थे सोवियत संघ के, उन नेताओं की अपेक्षा यह एक उदारवादी राष्ट्रपति थे, एक उदारवादी नेता थे। तो इनके द्वारा सोवियत संघ में जो व्यापक रूप से जो एक आप कह सकते हैं कि सोवियत संघ के में परिवर्तन जो उसकी नीतियां हैं, क्योंकि यह पश्चिमी देशों की अपेक्षा निरंतर पिछड़ता जा रहा था, तो निरंतर सुधारों की मांग यहाँ पर उभर के सामने आ रही थी। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू करने का प्रयास किया। इनके द्वारा पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीतियों का अनुसरण किया गया। इनके द्वारा सोवियत अर्थव्यवस्था और समाज में पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण की बात की गई। वहीं इनके द्वारा खुलापन लाने की बात सोवियत संघ के अंतर्गत की गई। लेकिन इन नीतियों का उल्टा प्रभाव पड़ा। जहां ये धीरे धीरे सोवियत प्रणाली में परिवर्तन लाना चाहते थे, वहां उसमें एक उसका पुनर्निर्माण करना चाहते थे, लेकिन लोगों को छूट मिलने के कारण लोगों को थोड़ी सी जो एक आप कह सकते हैं कि जिस तरीके की पूर्व में पकड़ जो है सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की हुआ करती थी, जो सोवियत नेताओं की हुआ करती थी, इनका उदारवादी रुख अपनाने के कारण जो राष्ट्रवाद की भावनाएं थी वह प्रबल होने लगी, और जिसका परिणाम रहा कि मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों का एक गलत प्रभाव, आप कह सकते हैं कि उल्टा प्रभाव देखने को यहाँ पर मिला, जिसके कारण ये सोवियत संघ के विघटन का कारण बनी। तो विद्यार्थियों, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसमें सोवियत अर्थव्यवस्था का कमजोर होना, पश्चिमी राष्ट्रों के साथ हथियारों की होड़, कम्युनिस्ट पार्टी में जवाबदेही का अभाव, प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से अक्षमता, योग्य नेतृत्व का अभाव, राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार और मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां, ये कुछ ऐसे मुख्य कारण हैं जो सोवियत संघ के विघटन का कारण बनी, और सोवियत संघ जो एक 15 गणराज्यों का संघ था वह विघटित हो गया। तो विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप जो है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ और इसके पीछे मुख्यतः क्या कारण थे, इसको आप समझ पाए होंगे। अगली कक्षा में हम इसके सोवियत संघ के विघटन के परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की ऑनलाइन कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।